गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है जी सभी को? मॉर्निंग सर। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की थी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट में कि अगर 3D सीरीज की बात करता हूं तो उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? Mn मैं शो करता है ना? कितना शो करता है? +7 शो करता है। किस में करता है? KMnO4 में, है ना? ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर है कि MnO4 में करता है। और किस कंपाउंड में करता है? एक कंपाउंड और बताया था। 7 कौन सा जी? Mn2O7। Mn2O7। ठीक है जी, Mn2O7 में भी अगर आप चेक करोगे तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। फिर इसमें मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी कि जैसे स्कैंडियम होता है वो +3 ही शो करता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन? ऑस्मियम और रुबिडियम। ऑस्मियम और ऑस्मियम। दूसरा कौन सा बताया था जी? रूहानियम। रुहोडियम। ठीक है। रुथेनियम, RU मतलब रुथेनियम, OS मतलब ऑस्मियम। किस में शो करते हैं? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो +8 आएगी, रुथेनियम की भी कितनी आएगी? +8 आएगी। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एटॉमिक साइज की। ठीक है। अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक साइज की बात करता हूं तो यहां पर एटॉमिक साइज में ना दो फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। पहला हो गया न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से सुनना इस बात को। पहला हो गया न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है। अब जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने पर हमेशा साइज डिक्रीज होता है। ठीक है। जबकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को अगर इंक्रीज करूंगा तो साइज इंक्रीज होगा। पहले आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम जाता हूं, टाइटेनियम से वेनेडियम जाता हूं और वेनेडियम से क्रोमियम जाता हूं, तो यहां पर साइज में डिक्रीज देखने को मिलती है। साइज में यहां पर क्या देखने को मिलती है? डिक्रीज देखने को मिलती है। रीजन क्या है? साइमल्टेनियसली ये दोनों फोर्सेस काम कर रही हैं। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट होगा किसके ऊपर? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के ऊपर। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम जाने पर साइज डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज विल मोर डोमिनेट ओवर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज एंड व्हाट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, टाइम वेस्ट होगा बताने को, मैं आपको हर चीज बता सकता हूं। देखो, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर पुल कितना है उसको बोलता हूं न्यूक्लियर चार्ज, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गई कि देखो, ये तो न्यूक्लियर पुल हो गया जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। अब इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब हुआ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये चीज दूर जाएगी। ये चीज अगर दूर जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होगी और साइज इंक्रीज होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस और नो? यस सर। जल्दी से। ओके। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम जाने पर साइज डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, यहां तक साइज डिक्रीज हुआ। फिर मैग्नीज से आयरन, आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल जब मैं गया तो साइज नियरली कांस्टेंट रहा। साइज क्या रहा? नियरली कांस्टेंट। उसका रीजन क्या है?
उसका रीजन ये है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। कौन कौन? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर दो फोर्सेस बराबर हैं, मान लिया कि जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो उसको अपनी तरफ को खींच रहा है। दूसरी फोर्स उसके ऊपर क्या लग रही है कि जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल कर रहा है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो जो साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगी वो लगभग कांस्टेंट होगी। तो इसलिए Mn से आयरन, आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल जाने पर साइज लगभग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद जब मैं कॉपर से जिंक की तरफ जाऊंगा तो साइज में स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलेगी। साइज क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो डोमिनेट कर रही है किसके ऊपर? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो इसलिए कॉपर से जिंक जाने पर साइज फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये था जी एटॉमिक साइज में, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करता हूं डेंसिटी। ठीक है। अब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब अगर डेंसिटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है डी ब्लॉक में? बता सकते हैं? किसी को आइडिया है? सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ऑस्मियम और इरिडियम की। ऑस्मियम की कितनी होती है? 22.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आपसे कोई नहीं पूछेगा बट मैं आपको बता रहा हूं। 22.61 इसकी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे सबसे हायर डेंसिटी किसकी होती है? ऑस्मियम और इरिडियम की। ठीक है। ओके। अब देखो, अभी हमने एक चीज देखी कि अगर मैं साइज की बात करता हूं या रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस किसका ज्यादा था, कॉपर का कि जिंक का? जिंक का ज्यादा। देखो, जो मेटेलिक रेडियस था, अगर मैंने रेडियस की बात की या साइज की बात की तो वो किसका ज्यादा था? जिंक का ज्यादा था। किससे? कॉपर से। तो यहां पर मेटेलिक रेडियस जिंक का ज्यादा है अगर कॉपर से, तो मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा फिर? अगर मैं बोल रहा हूं मेटेलिक रेडियस ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? तो वॉल्यूम भी जिंक का जिंक ही का। ज्यादा होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ जिंक इज मोर देन जिंक। वॉल्यूम ऑफ कॉपर। अब अगर ये बात है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी रिवर्स हो जाएगी वॉल्यूम से। अरे जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो डेंसिटी अगर कॉपर और जिंक में पूछेंगे तो कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपैरिजन में। कई बार ये यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। इन जनरल अगर बात करूं तो स्कैंडियम से जब मैं जिंक की तरफ को चलूंगा तो डेंसिटी वैसे इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दी कि कॉपर की ज्यादा होती है किससे? जिंक से। समझ गए इस बात को? यहां तक क्लियर है जी? देखो, स्कैंडियम से टाइटेनियम जाऊंगा डेंसिटी इंक्रीज करेगी, टाइटेनियम से वेनेडियम जाऊंगा डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्रोमियम जाऊंगा और इंक्रीज, Mn पे और इंक्रीज, आयरन पे और इंक्रीज, है ना, कोबाल्ट पे और इंक्रीज, निकल पे और इंक्रीज। ठीक है। बट जिंक की कम होती है किससे? कॉपर से। ये बात याद रखेंगे। ठीक है बात? यहां तक क्लियर है आपको? अब बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज लेफ्ट करती से राइट क्या करती है? इंक्रीज करती है सर। लेफ्ट से राइट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो मतलब कि स्कैंडियम की क्या होगी? लोएस्ट। और जिंक की क्या होगी? हाईएस्ट। ऐसा ही होगा ना, लेफ्ट से राइट, यही मतलब तो हुआ। यहां पर स्कैंडियम है और ऐसे चलते चलते हम जिंक पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब अगर बात करता हूं
इसी ग्रुप की, जो ग्रुप 12 है जिंक वाला, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 12th ग्रुप है ना। तो 12th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इनके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये पहले से स्टेबल है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज मोर, है ना। सो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ड्यू टू फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जितनी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझे कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी। अगर मान लिया आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ क्रोमियम और Mn में किसकी ज्यादा होगी, तो क्या आंसर देंगे आप? Mn की सर। Mn को ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्रोमियम स्टेबल है। देखो ना जी, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आई 4s1 3d5, यस सर। ठीक है। Mn की कॉन्फ़िगरेशन आई 4s2 3d5। अब मान लिया कि इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लिया गया, तो क्रोमियम पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 4s0 3d5। और यहां पर Mn पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 4s1 3d5। तो किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली क्रोमियम की ज्यादा होगी जी। सेकंड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की बात थोड़ी की मैंने। आंसर इज क्रोमियम इज मोर देन Mn। समझे बात को? यहां पर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात समझ आई? यस सर। एक जनरल बात आपको बता रहा हूं, किसी भी एलिमेंट से 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन निकाला किसी भी एलिमेंट से, तो उसको बोलूंगा IE1। IE1 का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। और IE2 का मतलब एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू सेकंड इलेक्ट्रॉन। IE3 का मतलब एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा किसी भी एलिमेंट के लिए जो IE3 होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 देन IE1। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कोई एलिमेंट है, उससे 1 बाय 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूं, तो बताओ कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये ट्रेंड आपसे पूछ सकता है। एक में ये तीनों बराबर लिख सकता है, एक में IE1 को ज्यादा दिखा सकता है, एक में IE2 को ज्यादा दिखा सकता है, और एक में IE3 को ज्यादा दिखा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर मैं किसी एलिमेंट से 1 बाय 1 करके एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा एनर्जी ज्यादा लगेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। समझ गए इस बात को? यहां तक आपको क्लियर है? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। और जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुए, तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग डायरेक्टली रिलेट करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। और जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बात समझ में आई? ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। रीजन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। अब पता कैसे लगेगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किस 3D सीरीज में बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्या आंसर देंगे आप? सोच समझ के आंसर देना। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? देखते हैं आप मेरी बातों को कितने ध्यान से सुनते हैं। क्रोमियम। क्रोमियम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, गुड।
क्रोमियम का होगा, क्योंकि क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, सबसे ज्यादा। कैसे पता लगा? कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अमंग 3d सीरीज क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो क्रोमियम का ग्रुप है ना, क्रोमियम के ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन थे बता सकते हैं? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये ग्रुप नंबर 6 है। ठीक है, दिस इज ग्रुप 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 6 पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इनके होते हैं। इसी वजह से जो टंगस्टन है, इट इज यूज्ड इन द बल्ब फिलामेंट ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। तो चाहे मेरे से मेटेलिक बॉन्डिंग पूछेंगे, देखो अगर आपको मेटेलिक बॉन्डिंग का ऑर्डर बताऊं तो इस ग्रुप में मेटेलिक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये रहेगा, क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम में और मोलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन में, यही आएगा ना। और अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता हूं तो वो भी मेटेलिक बॉन्डिंग का सेम रहने वाला है, क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम में और मोलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन में। तो ये बात याद रखना। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात क्लियर है जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बात करता हूं। कई बार ना आपसे हीट ऑफ एटमाइजेशन भी पूछ ली जाती है, तो मैं आपको अब अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। नेक्स्ट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है? मान लिया कि मेरे पास 1 मोल किसी मेटल क्रिस्टल का है। मान लिया कि जैसे मेरे पास कोई मेटल का क्रिस्टल है, उसका मेरे पास 1 मोल दे दिया है सॉलिड, है ना। ठीक है, दिस इज मेटल सॉलिड। कोई भी मेटल का मेरे पास 1 मोल दे दिया है क्रिस्टल लैटिस का। तो जब मैं उसको हीट करूंगा, इट विल चेंज इनटू मेटल गैसियस। ठीक है, सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इनटू न्यूट्रल गैसियस एटम इज नोन एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब जब मैं इसको मेटल सॉलिड में, पैकिंग अच्छी होगी, एटम्स पास पास होंगे, जब इसको हीट करूंगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी और ये एटम्स जो है वो दूर दूर चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा। प्लीज काम की बातें हैं, सारी ध्यान से सुनो इनको। अगर देखो 3D 4D 5D की बात करता हूं, 3D 4D 5D, अभी आपको बता के आया कि मेटालिक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ। Tungsten. मेटालिक बॉन्डिंग 5D में, फिर 4D में, फिर 3D में, बताया ना ये। Yes. 4D का टंगस्टन हो गया, यहाँ मोलिब्डेनम हो गया और यहाँ क्रोमियम हो गया। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन में भी सेम ऑर्डर रहेगा, मतलब 5D एलिमेंट की हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी देन 4D देन 3D। ओके, अब मुझे बताओ 3D सीरीज में किसकी सबसे ज्यादा होती है? मैं आपको देखो डायरेक्टली पॉइंट लिखा रहा हूं, आप प्लीज नोट करके लिखो। वेनेडियम की। जो वेनेडियम है, अगर 3D सीरीज की बात करता हूं तो वेनेडियम हैज हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन इन 3D सीरीज। और लोएस्ट किसकी होती है? लोएस्ट होती है Mn एंड Zn की। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये बात? क्लियर है जी यहां तक? Yes, sir. इनकी लोअर होएगी सर, मैंगनीज और जिंक की। जी, सबसे कम होगी। ओके, अब देखो ना, एक और प्रॉपर्टी है इनकी कि ये कैटालिस्ट की तरह भी यूज होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो भी जल्दी से बता देता हूं। कई बार यहां से ही क्वेश्चन आ जाता है। कैटालिस्ट या कैटालिटिक प्रॉपर्टी या कैटालिटिक एक्टिविटीज को आप बोल सकते हो। तो आपने ना एक वो सुना होगा, जिजलर नाटा कैटालिस्ट, सुना है? यस सर, विजिलर नाता है ये सर। कई बार क्वेश्चन आता है जी।
जिजलर नाटा कैटालिस्ट, इसका काम भी बताता हूं और इसका फॉर्मूला भी बताता हूं। देखो, जो जिजलर नाटा कैटालिस्ट होता है, इट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, है ना। जैसे मान लिया कि मेरे पास इथीन दी है, इथीन इथीन के एन मॉलिक्यूल दे दिए, उसकी मैंने पॉलीमराइजेशन करवाई जिजलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा पॉलीथीन में। दिस इज पॉलीथीन, पॉलीइथीन, एंड दिस इज इथीन। अब ये जिजलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है? ये मिक्सचर होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का। ध्यान रखेंगे ये बात। इसका किसका मिक्सचर होता है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के मिक्सचर को मैं जिजलर नाटा कैटालिस्ट बोलता हूं। कहां पर यूज होता है? फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? दूसरा, वेनेडियम का रोल एज ए कैटालिस्ट। V2O5 सुना होगा आपने, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इट इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, उसमें जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है वो SO2 को SO3 में बदलता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन करवा देता है यहां पर, ये SO2 की SO3 में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। समझ आई बात? क्लियर है इतनी बात? यस सर। और एक होता है पैलेडियम, PD। याद रखेंगे, इट इज यूज्ड इन विकर प्रोसेस। अभी विकर प्रोसेस क्या होती है वो भी बताता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मान लिया कि ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है। विकर प्रोसेस में एल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है PdCl2 और O2 के साथ, और दिस विल चेंज इनटू योर एल्डिहाइड। तो दिस इज योर विकर प्रोसेस, जिसमें एल्कीन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। और AgBr का रोल कहां होता है? फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में, है ना। क्योंकि इसकी जो AgBr की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इट इज लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज, है ना। सो AgBr इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। और ऐसे क्वेश्चन, बेकार से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपने देखा होगा। देखे ना ऐसे क्वेश्चन? जी सर, यही आते हैं स्टेटमेंट वाले जो। जी। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। हमने देखा होगा किसके लिए यूज होते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन के लिए। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोजिनेशन को और क्या बोल सकता हूं? रिडक्शन, रिडक्शन। ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो मान लिया कि मेरे पास कोई भी एल्कीन दी है, ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं? H2 ले रहा हूं। इसमें से आप निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम कुछ भी ले सकते हो। तो वो जो है हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी, एक H यहां मिलेगा, एक H यहां मिलेगा, तो ये CH3 में टूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे, इसमें कॉपर का क्या रोल होता है? आपने देखा होगा, मैंने एक रिएक्शन भी ऑर्गेनिक में करवाया था, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या काम करता है? इट इज यूज्ड फॉर द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होता है। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे जो मैंने आपको बताया। एक और बात याद रखना, हिब्बर्स प्रोसेस किसके लिए होती है? हिब्बर्स प्रोसेस अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिब्बर प्रोसेस होती है, जिसमें N2+3H2 करके आप क्या बनाते हो? 2NH3 बनाते हो। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर हिब्बर प्रोसेस में आयरन जो होता है वो एज ए कैटालिस्ट काम करता है, ठीक है, और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर काम करता है। ये दो बातें भी याद रखेंगे। ठीक है, हिब्बर प्रोसेस में आयरन इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज ए प्रोमोटर। तो क्या आपको ये रोल समझ में आए हैं या नहीं? यस सर। ओके।
एक विल्किंसन कैटालिस्ट भी होता है, उसके बारे में भी सुना है आपने क्या? यस सर। विल्किंसन विल्किंसन। कैटालिस्ट, वो भी बता देता हूँ, कई बार पूछ लें अगर। ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट होता है आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोहोडियम 1 क्लोराइड, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोहोडियम 1 क्लोराइड। ओके, तो देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये किस केस में यूज होता है सर, विल्किंसन कैटालिस्ट? ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होता है विल्किंसन कैटालिस्ट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। सर ये जो आपने ऊपर हैबर्स प्रोसेस में ना आयरन कैटलिस्ट बताया, प्रमोटर किसको बताया? मॉलिब्डेनम को, मैलिबेडन। ओह एम ओह। को। अब देखो मैं आपको ना कुछ, कई बार ना क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, है ना? यस और सर। आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो टोटली, तो मैं वो थोड़ी सी गेम आपको बता देता हूँ ऑक्साइड्स की अभी, है ना? तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, अब अगर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की बात करता हूं तो वो बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जैसे +1 +2 +3, तो जनरली वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। जनरली वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, जैसे +1 में कॉपर का एक ऑक्साइड होता है Cu2O। Cu2O इज अ बेसिक ऑक्साइड। +2 में टाइटेनियम और कॉपर के दो ऑक्साइड होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी बेसिक होते हैं। +3 में बात करता हूं तो +3 में स्कैंडियम का ऑक्साइड होता है, स्कैंडियम ऑक्साइड। उसी तरीके से टाइटेनियम ऑक्साइड, उसी तरीके से वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये Mn2O3, डायरेक्ट आपको सब कुछ बता रहा हूं, Fe2O3, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड हैं, +1 +2 +3 है। क्लियर हो गई इतनी बात? सर अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 और +3 हो? हाँ, इनमें +1 +2 +3 आप निकाल के देख लो, किसी में एक में निकाल के मैं बता देता हूँ, किस में निकाल के बताऊं, इसमें बता दूं आयरन की। देखो यहां पर आ यस जाएगा सर। 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 6/3, कितना आ गया? 6/2, सॉरी, है ना, 3 आ जाएगा। किसी की भी देख लो आप, जो ये लिखे हैं ऑक्साइड, इसमें कॉपर +1 में होगा, ये जो +2 वाले लिखे हैं इसमें टाइटेनियम कॉपर +2 में होंगे, ये जो +3 वाले लिखे हैं इसमें स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम मैंगनीज और आयरन +3 में होंगे। तो ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड हैं, पता लग गया? यस सर। ठीक है जी बात। अब अगर ऑक्साइड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा हूं यहां पर केवल और केवल, तो +4 में जनरली जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। वो क्या होते हैं जी? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक एग्जांपल जैसे MnO2 एम्फोटेरिक है, TiO2 एम्फोटेरिक है, जिरकोनियम ऑक्साइड ZrO2 एम्फोटेरिक है। इनको छोड़कर ना कुछ और ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, वो भी मैं इनके साथ ही लिख रहा हूं, तो प्लीज आप सारे एक साथ लिख लेना प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, MnO2 TiO2 ZrO2 ये तो ओके एम्फोटेरिक मैडम। हैं ही। यहां पर आप ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 आएगी। इनको छोड़ के कुछ और भी होते हैं, वो भी लिखवा रहा हूं। ZnO इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, Cr2O3 इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। ठीक है, TiO2 तो ऊपर आ गया है, TiO2 इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, V2O5 इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। तो ये सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट बात करता हूं फिर +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी ऑक्साइड मिलेंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है जी, एसिडिक ऑक्साइड में एग्जांपल CrO3, Mn2O7, ठीक वाले। ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं।
मैंने आपको देखो यहां पर भी कंक्रीट वे में सब कुछ बता दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। अब देखो ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, एक KMnO4 होता है और एक आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो देखो पहले तो आपको ना दो आयंस के बीच में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक होता है KMnO4 और एक होता है K2MnO4। क्या क्या नाम है इनके? KMnO4 का क्या नाम है जी? पोटाशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है? पोटाशियम पर मैग्नेट। यहां पर Mn+7 में है। K2MnO4 का क्या नाम है? पोटाशियम मैग्नेट। पोटाशियम मैंगनेट। यहां पर Mn+6 में है। तो यहां से कौन सा आयन मिलेगा? यहां से जो आयन मिलेगा MnO4 1 नेगेटिव, इसका नाम है कौन सा आयन? दिस आयन इज पर मैंगनेट आयन। पर और मैग्नेट। इसका नाम MnO4 2 नेगेटिव, इसका नाम है मैंगनेट आयन। अब कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई कितनी आती है? +7 आती है। +7 मतलब 3D0 आएगी यहां पर कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर Mn किस में आता है? +6 में आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D1। चेक करके देख लेना। इसका कलर जो होता है, इसका कलर होता है पर्पल, जिस पेन से लिख रहा हूं जी, ठीक है। और इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, कलर का रीजन पूछता है कि वाई KMnO4 इज पर्पल इन कलर या वाई K2MnO4 इज ग्रीन इन कलर। रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन होता है इसका? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर में भी लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। LMCT का मतलब लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना। तो इसमें O2 नेगेटिव एज ए लीगेंड काम करता है, वो चार्ज ट्रांसफर करता है किसको? Mn+7 को, जिसकी वजह से यहां पर जो है आपको पर्पल कलर देखने को मिलता है। सिमिलरली O2 नेगेटिव इस केस में चार्ज ट्रांसफर करता है Mn+6 को, जिसकी वजह से आपको यहां पर कलर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, कलर का रीजन पूछेगा तो चार्ज ट्रांसफर, अगर बहुत स्पेसिफिक पूछेगा तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, दोनों केसेस में। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? यस और नो? जल्दी से बताओ जी, यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। सर 7 वाले में जो वो ऑक्सीजन कौन सी इसमें है? -2 में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये दोनों में -2 में होती है ना। ऑक्सीजन जनरल ऑक्साइड जो यस होता है सर। वो उस पे O2 नेगेटिव ही होता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, बट नहीं सर फास्ट ठीक नहीं, है। फास्ट नहीं करवाऊंगा तो क्या करवाऊंगा जी, है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो ध्यान रखेंगे, जो आपके पास पर मैग्नेट आयन है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डायामैग्नेटिक होता है। पर्पल वाला डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसमें D0 है। जबकि Mn+6 वाला ग्रीन कलर वाला जो है, उसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है बात? अब इनके स्ट्रक्चर दोनों के सिमिलर ही होते हैं, टेट्राहेड्रल टाइप में स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को आए या आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर MnO4 1 नेगेटिव का होता है। सिमिलरली 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर हो गए। ओके, ठीक है जी। अब बात करता हूं इस KMnO4 की।
देखो इंटेंस पर्पल कलर होता है इसका KMnO4 का, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है, जो KMnO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। क्या करता है KMnO4 जी, देखो मैं आपको इसका रोल जल्दी से बता स्ट्रॉन्ग देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 जो होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों मीडियम में, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक में, ठीक है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ये आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब देखो कैसे काम करता है वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं। कई बार इलेक्ट्रॉन चेंज पूछता है यहाँ पे, ध्यान रखना बात को, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे MnO4 1 नेगेटिव है, अब एसिडिक मीडियम में जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो ये MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। अगर बात करता हूं आपके पास न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में चला जाता है। और अगर बात करता हूं बेसिक मीडियम की, तो यहां पर ये चला जाता है MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, जब जो आपका KMnO4 है उसमें जब वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपसे इलेक्ट्रॉन चेंज पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक में और न्यूट्रल में। तो यहां पर आपको अच्छे से बात पता है कि यहां पर Mn जो है वो +7 में है, ठीक है। अब +7 से कोई चीज +2 में जा रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा जी, यहाँ पर Mn इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है मतलब +2, कितने इलेक्ट्रॉन का 5। तो ध्यान रखेंगे एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है 5 इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रल मीडियम में Mn अरे 7 से 4 गए तो 3 का आया ना, यस सर तो यहां पर 3 का आएगा जी। और यहां पर +6 है तो यहां पर 1 का है, तो ऐसे रखेंगे याद। 5 के बाद 2 कम हुए तो 3, फिर 2 कम हुए तो 1, तो ये आया इलेक्ट्रॉन चेंज इन एसिडिक, उसके बाद आपका न्यूट्रल, उसके बाद बेसिक मीडियम, ये है इलेक्ट्रॉन चेंज। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है अगर अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है जी बात। यस सर यहां तक आपको क्लियर है। यस सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एसिडिक मीडियम में ये किस किस की ऑक्सीडेशन कर देता है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर बता रहा हूं आपको क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। तो ये NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में चेंज कर देता है एसिडिक मीडियम में, सल्फाइट को सल्फेट में चेंज कर देता है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ऑक्सालेट को CO2 में चेंज कर देता है, ठीक है जी। आयरन 2 को आयरन 3 में। तो ये इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो ये एसिडिक मीडियम में करवाता है, ठीक है जी। तो इतनी बातें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब इसमें ना वो बचता है ये के सर KMnO4 ही कर रहा है ना ये KMnO4 एसिडिक मीडियम में कर रहा है, यस सर नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, ऑक्सालेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, आयरन 2 को आयरन 3 में। Fe2 फेरिक फेरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगाते हैं, हायर में एक ओके लगाते हैं। यही क्वेश्चन आ जाता है सर कई बार ये फेरिक है कि फेरिस हाँ, ये फॉर्मूला मेकिंग आती है ना आप सबको, सर जैसे फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, FeCl2 FeCl2 है ना, FeCl2 फेरस क्लोराइड है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। उसी तरीके से H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं जी, है ना, पर कई बार पूछ ली जाती है ये। ओके, अब
नेक्स्ट मैं बात करता हूं K2Cr2O7 की, जिसको मैं पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलता हूं। तो यहां पर भी दो आयंस की केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। एक है मेरे पास CrO4 2 नेगेटिव और दूसरा है Cr2O7 2 नेगेटिव। जो CrO4 2 नेगेटिव है इसको बोलता हूं क्रोमेट आयन। कौन सा आयन? क्रोमेट आयन। अब क्रोमियम 2 हो गए हैं तो उसको बोलूंगा डाइक्रोमेट आयन, दूसरे को डाइक्रोमेट आयन। अब देखो, अगर चाहे क्रोमेट आयन की बात करूं चाहे डाइक्रोमेट आयन की बात करूं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +6 है। +6 होने का मतलब कि यहां पर क्रोमियम जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? D0 में। यहां पर भी D0, यहां पर भी D0। अब ध्यान रखेंगे कि जो क्रोमेट आयन होता है वो येलो कलर का होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, और दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं तो दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात जो यहां पर पूछी जाती है कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का सॉलिड K2Cr2O7, उसको मैं किससे बनाता हूं? तो उसको बनाता हूं मैं क्रोमाइट ओर से। किससे बनाता हूं? क्रोमाइट ओर से इसकी प्रेपरेशन होती है। अब क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला पूछ लें तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। ध्यान रखेंगे ये बात भी। पोटाशियम डाइक्रोमेट किससे बनता है? क्रोमाइट ओर से बनता है। ठीक है जी, बात इतनी बात आई थिंक आप याद रखेंगे। और अगर बात करता हूं KMnO4 की तो वो किससे बनता है वो भी बता देता हूं। जो KMnO4 होता है वो बनता है पाइरोल्यूसाइड से। पाइरोल्यूसाइड ओर से बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। याद रखेंगे ये बात। इससे KMnO4 बनता है पाइरोल्यूसाइड ओर से। और यहां पर जो आपका K2Cr2O7 है पोटाशियम डाइक्रोमेट, वो बनता है किससे? क्रोमाइट ओर से, FeCr2O4 से। सर ये KMnO4 किससे बताया आपने? उसका क्या और होता है? पाइरोल्यूसाइड ओर MnO2। पाइरोल्यूसाइड। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और यहाँ पर ना कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं, तो गलती से भी +10 मत निकालना, +6 ही होती है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, शायद आपको बताया था मैंने ये सब। तो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +6 आती है। क्लियर है ये बात? तो डी ब्लॉक खत्म हो गया है जी। ठीक है, जी अब मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखते हैं, उसमें कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कौन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो बता दूंगा एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में, है ना। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे चैप्टर को। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूं। ठीक है, और हो सकता है कि आपके ना 3-4 मॉक हों प्रॉपरली, जो भी आपका पेपर पैटर्न होगा उस पैटर्न पे हम खुद मॉक बनाएंगे। ठीक है, जो मॉक टेस्ट होते हैं सिमिलर तरीके से, तो आप प्लीज उनको अच्छे से सॉल्व करना करना मतलब है ना, उसको थोड़ा सिंसियर वे में लेना है। जैसे आई मीन टू से कि टेस्ट हम भेज देते हैं, उसको आप कभी भी देख लेते हो अपनी मर्जी से जब आपको टाइम लगता है, बट जो आपके अब मॉक होंगे उसको प्रॉपरली सॉल्व करना। 2-3 मॉक हम आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, ओके। क्लियर है बात यहाँ तक? उसमें पर्टिकुलरली ना उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा आपसे। ठीक है, तो उसको थोड़ा जैसे सीरियस। जैसे सर उस जैसे होते हैं ना कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत ही ज्यादा, जैसे मॉक टेस्ट और दिया होता है ना उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं हाँ, बहुत मैं ज्यादा मैं वो आपकी रहते बात हैं। से एग्री कर रहा हूँ जी, आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। फिर मतलब उसमें उस पे टाइम वेस्ट होता रहता है सर ना, फिर हम सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि तभी हमने पढ़ा नहीं है। नहीं, तभी मैंने आपको ये बात इनिशियली हाईलाइट कर दी, क्योंकि वो हम खुद मॉक बनाएंगे ताकि आप उसमें पूरी सिंसियरिटी दिखाओ। और डेफिनेटली आपको मतलब जो करवाया जा रहा है वो उसी पैटर्न से ही पेपर बनाया जाएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एक से। सर वो बना दो आप अगर काइंडली ना, जैसे पिछले प्रीवियस 10 इयर्स में जो केमिस्ट्री के आए हैं अगर, ओके, ओके। पर मैं जितने भी एक्चुअली आए हैं आपको सर। आपको बात बताऊं ना, वो मुझे लगता नहीं कि वो इफेक्टिवनेस अब लाएगा, क्योंकि इन्होंने ना सिलेबस मैक्सिमम चेंज कर दिया है आपका।
चलो एक बना देना सर आपने ना, ठीक है, ठीक है, उसमें ठीक है, जैसे तो ऐसा प्रीवियस करेंगे। सारे ही डाल दें आप, और जैसे जो थ्योरेटिकल रहते हैं, सॉरी जो स्टेटमेंट में भी रहते हैं ना, जैसे जो इम्पोर्टेंट रहते हैं या फिर हमारे डेली यूज से जो केमिस्ट्री लाइफ से जी, जी, रिलेटेड जी। है, और मैं ज्यादातर यहाँ तो पर ना, जैसे मैंने आपको इनिशियली कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर करवाए थे, अगर आपको याद हो। उससे डाल लेते आपने यहाँ कल उस हाँ, दिन। तो मैं कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक और है सर। अगर 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 मान लिया कि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर डाल रहा हूँ जो आपके काम का है, आपको नहीं आता, तो उसके पीछे का कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यस। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम इसको फर्दर फिर कंटिन्यू ओके, करते हैं। थैंक यू सर।